एसपी क्लासेस, शुभ पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं, दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व, साउथ एशिया एंड कंटेम्परेरी वर्ल्ड। अब इसके अंदर हमें दक्षिण एशिया के देशों के बारे में पढ़ना है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन देशों के बारे में पढ़ना है। और इसमें हमें देखना है कि भाई उनके देश में क्या क्या संघर्ष चल रहे हैं। जैसे कई देश जो हैं लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ की जनता लोकतंत्र चाहती है और वहाँ सैनिक शासन है, ठीक है। तो कई देश जो हैं जातीय संघर्ष कर रहे हैं। तो इस तरह से इन देशों में क्या संघर्ष चल रहा है, हमें इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। और एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या कि भाई जातीय संघर्ष बताएं, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इस देश में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया, इसके क्या कारण हैं, ठीक है, या लोकतंत्र स्थापित होने की प्रक्रिया बताइए जिस देश में लोकतंत्र स्थापित हो गया है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पाकिस्तान और लोकतंत्र, मतलब पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित है या नहीं है, हमें अभी ये पढ़ना है। तो आप सब जानते हो कि भाई 14 अगस्त को पाकिस्तान जो है अलग हो जाता है और 14 अगस्त को भारत से अलग हो जाता है और वो अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, ठीक है। और पाकिस्तान जो है जब अलग हुआ था तो ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है दो जगह पे था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। तो दो पाकिस्तान बने थे जब क्या नाम है ये भारत से अलग होता है। अब क्या होता है कि भाई पाकिस्तान का संविधान जैसे ही बनता है तो बागडोर जो है जनरल अयूब खान के हाथों में जाता है, लेकिन जनता जो है जनरल अयूब खान के शासन में भड़क जाती है और उन्हें अपने पद जो है छोड़ना पड़ता है। इसके बाद जनरल यहिया खान शासन के बागडोर संभालते और क्या होता है कि भाई सैनिक शासन वहाँ पर स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो अब क्या है कि भाई सैनिक शासन वहाँ पर स्टेब्लिश हो गया है। और 1971 में क्या होता है, भारत पाक का युद्ध होता है और जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन जाता है, ठीक है। तो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश मतलब कि जो पाकिस्तान था उससे अलग हो जाता है। अब सिर्फ जो पाकिस्तान है वो सिर्फ पश्चिमी पाकिस्तान है। अब 1971 से 77 तक जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में निर्वाचित सरकार रही। तो एक बार फिर से यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना होती है और एक लोकतांत्रिक सरकार चलती है। क्या तक? 71 से 77 तक। फिर 77 में क्या होता है, जनरल जियाउल हक की सरकार गिरा दी और सैनिक शासन स्थापित किया जाता है। तो भाई जो जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार गिरा देते हैं और वो फिर से सैनिक शासन स्थापित कर देते हैं। तो अब ये देखिए कि भाई कैसे लोकतंत्र बार बार आ रहा है, वहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहा है, फिर उसके बाद सैनिक शासन आ रहा है। तो यही एक तरह से जिद्दोजहद चल रही थी कि भाई जो वहाँ के नागरिक थे वो लोकतंत्र चाह रहे थे, लेकिन बार बार सैनिक शासन स्थापित हो जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें थी। 1982 में लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन होता है और 1988 में एक बार फिर बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतंत्र सरकार बनती है, ठीक है। तो एक बार फिर से बनती है और 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में कराया और फिर सेना शासन लागू। अब देखिए 1988 में क्या होता है कि भाई फिर से लोकतांत्रिक सरकार बनती है और 2001 में फिर से सैनिक शासन स्थापित हो जाता है, ठीक है। और 2008 में पाकिस्तान में लोकतंत्र है, जनता द्वारा चुने गए शासन कर रहे हैं। तो क्या नाम है, 2008 से क्या है, पाकिस्तान में एक तरह से लोकतंत्र है और जनता द्वारा मतलब चुनाव होता है और क्या नाम है, जो भी चुना जाता है वो वहाँ पर शासन करता है। अब आगे देखिए क्या है कि भाई पाकिस्तान में लोकतंत्र अस्थायी ना होने के कारण, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बार बार एग्जाम में आता है कि भाई पाकिस्तान में लोकतंत्र अस्थायी क्यों नहीं हो चुका। बार बार कभी सैनिक शासन स्थापित हो रहा है, कभी लोकतांत्रिक शासन स्थापित हो रहा है। तो इस तरह से ये लोकतंत्र जो है अस्थायी क्यों नहीं हो सका, उसके कारण क्या है। तो देखिए यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी उच्च वर्गों का सामाजिक दबाव है। तो वो ये जो उच्च वर्ग हैं उनका सामाजिक दबाव है, वो चाहते हैं कि यहाँ पर सैनिक शासन ही स्थापित रहे,
ठीक है, पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है, इस कारण सेना शासन को अधिक महत्व दिया जाता है। क्योंकि सैनिक शासन में क्या होता है, तुरंत एक्शन लिया जाता है, ज़्यादा इतना होने से कोई सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है तो तुरंत एक्शन ले सकता है। इस कारण क्या होता है कि वहाँ पर सेना शासन है कि भाई पाकिस्तान और भारत में पता ही है हमेशा खटपट लगी रहती है, तो कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई युद्ध होना है या कुछ भी होना है तो तुरंत के तुरंत एक्शन लिया जा सके, इसलिए भी वो सैनिक शासन वहाँ पर बना कर रखते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, समूहों का मानना है कि राजनीतिक दलों के स्वार्थ साधन और लोकतंत्र से पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में रहेगी। तो फिर से वही है कि वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर मान लो लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित कर देंगे और बहुत सारे दल हो जाएंगे तो पाकिस्तान की जो सुरक्षा है वो खतरे में आ जाएगी। ठीक है, उसका तो पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला। तो भाई पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला है, और इवन जो अमेरिका है वो भी यही चाहता था कि यहाँ पर सैनिक शासन स्थापित रहे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, कोई अंतर्राष्ट्रीय जनता ने बार बार प्रोटेस्ट किए हैं, ठीक है, धरना दी है लोकतंत्र शासन के लिए, परंतु कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जनता को कोई समर्थन नहीं मिला। सेना के प्रभुत्व को कायम रखने का समर्थन मिला। अब सेना के प्रभुत्व को कायम रखने का समर्थन मिला, वही अमेरिका वगैरह जैसे देश जो सैनिक शासन चला रहे थे वह सब हमेशा ये चाहते थे कि भाई अन्य देश भी सैनिक शासन ही चलाए, तो पाकिस्तान को सेना के प्रभुत्व को कायम रखने के लिए समर्थन मिला है, ना कि लोकतंत्र को कायम रखने के लिए समर्थन मिला है। तो ये पाकिस्तान की बात थी जिसमें सैनिक शासन, पाकिस्तान में बार बार लोकतंत्र आया, सैनिक शासन आया, और कारण क्या रहे कि भाई वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सका, ये उसके कारण है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखिए क्या है, अब आगे हम देख रहे हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश में लोकतंत्र है या नहीं है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए 1947 से 71 तक, हमने इससे पहले ही बात कर लिया, 71 तक पूर्वी पाकिस्तान था और 71 में जाकर बांग्लादेश का निर्माण होता है। ठीक है, और ये कहाँ से, असम और बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान बना था, और पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के दबाव में था, और वो जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो ज़्यादातर ये चाहता था कि यहाँ पर उर्दू भाषा बोली जाए, एक तरह से ला दी जा रही थी उर्दू भाषा। ठीक है, और अगर हम देखें जो असम या बंगाल से, तो इनकी जो भाषा थी वो बंगाली थी। ठीक है, लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान था, जो आज के टाइम भी पाकिस्तान है, ये पूर्वी पाकिस्तान पे जबरदस्ती दबाव डालता था कि यहाँ पर उर्दू भाषा का ही प्रशासनिक विभाग में हर जगह इस्तेमाल किया जाए। अब क्या होता था, पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ वहाँ पर क्या हुआ कि भाई एक वहाँ के नेता आए, ठीक है, जिनका नाम था शेख मुजीर रहमान। ठीक है, तो शेख मुजीर रहमान के नेतृत्व में वहाँ पर बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ, जनसंघर्ष हुआ, आंदोलन हुआ। ठीक है, और क्या होता है, शेख मुजीर रहमान को 1970 में हुए चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान से जीत मिलती है, तो उस तरफ से जीत जाते हैं, और पश्चिमी पाकिस्तान में कोई और जीत जाता है। ठीक है, तो पश्चिमी पाकिस्तान में कोई और जीत जाता है और यहाँ पूर्वी पाकिस्तान में कोई और जीत रहा है। तो पूर्वी पाकिस्तान ये नहीं चाहता था कि पश्चिमी पाकिस्तान का जो नेता है वो हमारे ऊपर शासन करे, हमने जिसको जिताया है वही हमारे ऊपर शासन करे। ठीक है, तो क्या होता है कि याद होगा, इससे पहले हमने पाकिस्तान के बारे में बात की थी कि भाई 1971 में जनरल अहिया खान का सैनिक शासन चल रहा था। तो जनरल अहिया शासन में पाकिस्तान ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। ठीक है, और पूर्वी पाकिस्तान के लाखों लोगों का भारत में पलायन हो गया, बहुत सारे लोग जो हैं भारत में आ गए, क्या नाम है, क्योंकि वहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान जो है जबरदस्ती उनके प्रोटेस्ट वगैरह को कुचलने की सेना का इस्तेमाल कर रहा था। अब क्या हुआ, भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया और उन्हें वित्तीय व सैन्य सहायता दी। ठीक है, तो जब पूर्वी पाकिस्तान था, उन्होंने अपने आप को अलग करने की घोषणा की और अलग करना चाहते थे, तो भारत सरकार ने उसका समर्थन किया और उनको सेना भी दी और क्या नाम है, वित्तीय समर्थन भी दिया। और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में बांग्लादेश का निर्माण होता है। तो 1971 में क्या होता है, बांग्लादेश का निर्माण होता है। और देखिए बांग्लादेश ने अपना संविधान निर्माण किया और उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश घोषित किया है। ठीक है, तो जैसे ही ये अपना संविधान निर्माण करते हैं तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी, मतलब ये शुरू से ही लोकतांत्रिक अपने उसको बनाना चाहता था। परंतु होता क्या है कि 1975 में शेख मुजीर रहमान ने संविधान में संशोधन करवाकर अध्याशात्मक शासन प्रणाली को मान्यता दी। अध्याशात्मक शासन प्रणाली मतलब वही कि भाई यहाँ पर भी जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, उन्हीं के हाथ में सारी पावर होती है।
ठीक है। उसके बाद देखिए शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी पार्टी आवामी लीग को छोड़कर सभी पार्टियों को समाप्त कर दी, तो एक ही पार्टी रह गई। और 1975 में सेना की बगावत होती है और शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो जाती है। तो शेख मुजीबुर रहमान की 1975 में हत्या हो जाती है। और फिर कौन आता है, जिया रहमान की नेशनल पार्टी बनाई, जो है वहाँ पर आकर शासन करती है नेशनल पार्टी। और 1979 में जो जियाउर रहमान है उनकी भी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। अब लेफ्टिनेंट जनरल H.M. इरशाद के नेतृत्व में सैनिक शासन का बागडोर चलती रहती है, लंबे टाइम तक चलती रहती है। परंतु क्या होता है, लोकतंत्र के लिए फिर संघर्ष होता है और 1991 में बांग्लादेश में बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होती है। तो कह सकते हो कि 1991 में जाकर जो है बांग्लादेश में क्या होता है, बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होती है। तो ये बांग्लादेश का वो था कि भाई शुरू में इनका ये था कि भाई हम क्या करेंगे कि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था रखेंगे, लेकिन इनके जो नेता थे मुजीबुर रहमान, उन्होंने क्या करा कि भाई सैनिक शासन स्थापित कर दी, लंबे टाइम तक सैनिक शासन रहा। और 1991 में क्या हुआ, बांग्लादेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण होता है। तो 1991 में बांग्लादेश में बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होती है। अब आगे देखिए क्या है कि भाई नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र, ठीक है, ये भी एक दक्षिण एशियाई देश है। तो देखिए नेपाल एक हिंदू राज्य है, सबको पता है कि वो हिंदू राज्य घोषित किया गया है, कह सकते हो एक हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र चलता रहा। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब है कि भाई राजतंत्र तो होता है, परंतु जो प्रशासन व्यवस्था है, जो शासन चल रहा होता है, वो सब संविधान के हिसाब से चल रहा होता है। राजा को भी उस संविधान को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो संवैधानिक राजतंत्र का मतलब यहाँ पर यह है। यह लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन चलते रहे। तो यहाँ पर जो है लोकतंत्र के जो समर्थन में आंदोलन है वो चलते रहे। और 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग की गई, ठीक है। तो 1990 में क्या होता है, एक लोकतांत्रिक संविधान की मतलब नया संविधान बनाने की मांग की जाती है। और माओवादी और राजा के सैनिकों में संघर्ष चलता रहता है। वहाँ पर एक संगठन जो है पनपता है जिसका नाम माओवादी था। और तो क्या होता है कि माओवादी जो वहाँ के लोग होते हैं, माओवादी, तो वो क्या करते हैं, राजा के साथ उनका संघर्ष चलता रहता है, मतलब कि एक तरह से कह सकते हो युद्ध चलता रहता है। और फिर क्या होता है कि भाई संसद प्रणाली का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि 2002 में राजा ने संसद प्रणाली को समाप्त कर दी। तो देखिए 90 के दशक में जो आकर संसद प्रणाली का निर्माण होता है, लेकिन 2002 में राजा जो है संसद प्रणाली का फिर से क्या कर देते हैं, संसद प्रणाली को समाप्त कर देते हैं। संसद प्रणाली मतलब वही लोकतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है। तो जहाँ पर संसद को महत्व दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या है 2002 में राजा ने फिर से संसद प्रणाली क्या है समाप्त कर दी। और अप्रैल 2006 में ये देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए। तो 2006 में फिर से ही लोकतंत्र के लिए क्या होता है कि भाई एक तरह से वहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक जनता जो है लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए संघर्ष करना शुरू कर देती है। और 2006 में राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर लोकतंत्र को फिर से बहाल किया। तो 2006 में फिर से वो लोकतंत्र स्थापित करते हैं, ठीक है, एक तरह से बाध्य हो जाते हैं। लेकिन परंतु होता क्या है कि कुछ लोग ये चाहते थे कि लोकतंत्र तो बना रहे, परंतु जो हमारी जो परंपरा चलती आ रही है कि भाई राजा जो है, राजा अपने पद पे बने रहे, क्योंकि हमारी परंपरा है, हम अपने परंपरा। तो कुछ लोगों का मत था कि भाई राजा का पद जो है वो कायम रखा जाए। और 2015 में नेपाल में नया संविधान अपनाया है। तो 2015 ने नेपाल में नया संविधान अपनाया है, जब से यहाँ पर लोकतंत्र की व्यवस्था चल रही है। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। क्या नाम है, बाकी जो चैप्टर है हम अगले पार्ट में कर लेंगे। थैंक यू।